Hello friends, hope you all are well. In the previous video, we saw Henry Fayol's 14 Principles of Management, and in that video, we just discussed first 7 principles. Today, we will discuss the rest of the principles. Let's see one by one. In previous video, we discussed first 7 principles that are a division of work. Division of work, authority and responsibility, discipline, unity of command, unity of direction, subordination of individual interest to the general interest, and then remuneration. Let's discuss one by one rest of the 7 principles, that is centralization, scalar chain, order, equity, initiative, stability of tenure, and last one is spirit de corps. सो फ्रेंड्स हियर सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. सो दोस्तों यहाँ पे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के लिए ये एग्जैक्टली होता क्या है. तो दोस्तों यहाँ पे देखो आपके सामने एक पिक्चर दी गई है और ये पिक्चर में दो ऑर्गेनाइजेशन है, एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है, एक सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन है. डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन मतलब क्या है यहाँ पे दोस्तों कि एक बॉस तो है बट बॉस ने अपनी जिम्मेदारी जो है वो किसको दे दी है. यहाँ पे 3 मैनेजर्स में, अलग अलग मैनेजर्स में उसके नीचे के जो सबॉर्डिनेट है उनको जो है वो अपनी जिम्मेदारी दे दी है. और यहाँ पे क्या दिया है दोस्तों कि यहाँ पे जो प्रेसिडेंट है मतलब जो बॉस है वही बॉस सेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ क्या कर रहा है, एक ही बॉस सारे डिवीज़न को, मतलब यहाँ पे देखो एक 3 डिवीज़न दिए हुए, स्पोर्टिंग गुड्स डिवीज़न, बोर्ड गेम डिवीज़न और कंप्यूटर गेम डिवीज़न. तो ये तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सिर्फ एक ही बॉस के पास जो है वो दी हुई है. बट यहाँ पे क्या हुआ है, डिसेंट्रलाइज मतलब क्या है, यहाँ पे एक सेंटर में एक सब बॉस रहेगा. बट यहाँ पे डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या है, बॉस तो है बट उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो उसके सबॉर्डिनेट्स को दे दी हुई है. तो यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे स्पोर्टिंग के सारे जो है वो एक्टिविटी यही संभल रहा है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसने स्पोर्टिंग गुड्स का मैनेजर अलग है, देन ये जो बोर्ड गेम का मैनेजर अलग है और यहाँ पे कंप्यूटर गेम्स का जो मैनेजर है वो अलग है. तो इसने अपनी जिम्मेदारी जो है वो तीनों को दे रखी है, दैट मीन्स डिसेंट्रलाइजेशन. तो यहाँ पे देखो क्या दिया है दोस्तों, एवरीथिंग विच गोज टू इंक्रीज द इम्पोर्टेंस ऑफ सबऑर्डिनेट रोल इज डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि अपने जो सबऑर्डिनेट्स है उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दो, उनको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस दो, उनको जिम्मेदारी वाला काम दे देना चाहिए, दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन. मतलब पूरी की पूरी जिम्मेदारी मैं अकेला नहीं उठाऊंगा तो कौन उठाएगा, मेरे सबऑर्डिनेट्स भी कुछ लेंगे, तो उनको जिम्मेदारी दे देना, उनको जिम्मेदारी वाला काम दे देना, दैट इज अ डिसेंट्रलाइजेशन. एंड एवरीथिंग विच गोज टू डिक्रीज इन द सेंट्रलाइजेशन. और इस तरह का काम जिस ऑर्गेनाइजेशन में नहीं होता है तो उसको क्या बोलते हैं, सेंट्रलाइजेशन बोलते हैं. इन अ स्मॉलर फॉर्म सेंट्रलाइजेशन यूजुअली ऑब्जर्व. हमको जो है वो स्मॉल फॉर्म में जो है वो सेंट्रलाइजेशन दिखता है, मतलब छोटी फॉर्म है. छोटी फॉर्म में तो क्या है, एक ही बॉस रहेगा और एक ही मैनेजर प्रेसिडेंट जो भी है वही सारी चीज़ें जो है वो देखते फिरेगा, मतलब सारे डिपार्टमेंट जो है वही खुद देखते फिरेगा. बट यहाँ पे इन अ लार्ज फर्म अ सीरीज ऑफ द इंटरमीडिएट्स आर रिक्वायर्ड. सीरीज ऑफ द इंटरमीडिएट मतलब जो बीच के जो लोग हैं, मतलब प्रेसिडेंट हो या फिर बड़ा जो सीईओ हो, उसके अंडर में जो है वो ये सारी जो है वो लोग जो है वो रहना चाहिए. फाइनेंस डिपार्टमेंट वाला संभालने वाला एक अलग मैनेजर है, ठीक है. उसके बाद जो है वो उसका मार्केटिंग संभालने वाला अलग डिपार्टमेंट है. तो ये जिम्मेदारी जो है उसने सबको जो है वो दे के रखी है. इट्स डिग्री वेराइज ड्यू टू कैरेक्टर ऑफ मैनेजर. मतलब ये इसके पैरामीटर्स क्या हो गए, तो मैनेजर का कैरेक्टर देखा जाएगा, उसके बाद हिज मॉरल वर्थ, उसका कितना वर्थ है, देन रिलायबिलिटी ऑफ द सबॉर्डिनेट्स की कितनी रिलायबिलिटी वहाँ पे जो है वो है, देन कंडीशन ऑफ द बिजनेस, और बिजनेस की कंडीशन क्या है. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये सारी डिग्रीज से जो है वो क्या पता चलेगी, उनको इंटरमीडिएट्स को जो है वो कितना हमको जो है वो काम देना है, कैसे काम देना है. नेक्स्ट इज़ अ स्केलर चेन. स्केलर चेन क्या है दोस्तों,
देखो यहाँ पे एक जो है वो डायग्राम आपके सामने जो है वो दिया गया है और बहुत ही इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ज़रा आप समझ लो, बाद में फिर जो है वो हम लोग जो है वो जो बाकी का जो नोट्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो इस जो डायग्राम में दोस्तों, सपोज ए जो है वो एक प्रेसिडेंट है, मतलब मेन बॉस है, सीईओ है, और उसके अंडर में ये बी सी डी ई एफ जी ऐसा काम कर रहे हैं। फिर से जो है यहाँ पे ए के अंडर में ये दूसरा जो एक चेन है एल एम एन ओ पी क्यू, ये जो है वो ए के अंडर में ये बाजू जो है वो सारे लोग काम करें, मतलब इसके जो है वो ए के सबऑर्डिनेट्स है, ए का सबऑर्डिनेट्स एल है, एल का एम है, एम का एन है। तो दोस्तों सपोज़ अगर एफ को या फिर जी को अगर ए से बात करना है, मतलब ए से कुछ जो है वो सलाह उसको लेनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले एफ से मिलना पड़ेगा, फिर एफ ई को बोलेगा, फिर ई डी को बोलेगा, डी सी को बोलेगा, सी बी को बोलेगा, देन बी ए से जो है वो बात करेगा। तो ये क्या होगा दोस्तों, ये लंबा प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा, बहुत लंबा प्रोसेस जो है वो चलेगा, और ये प्रोसेस में क्या होगा कि प्रॉब्लम भी हो सकती है। और ये समझो ये एक अलग डिपार्टमेंट है और ये अलग डिपार्टमेंट, फर्म तो एक ही है लेकिन ये अलग डिपार्टमेंट है, ये अलग डिपार्टमेंट है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, सपोज़ हमको एफ़ को जो है वो अगर बात करनी है पी से, एफ़ को अगर पी से बात करें तो बहुत प्रॉब्लम होएगी। एफ़ को ई को बोलना पड़ेगा, डी सी बी ए के बाद बात जाएगी, फिर ए के बाद सी के पास बात आएगी, फिर एम को वो बोलेगा, फिर एन को बोलेगा, फिर ओ को बोलेगा और फिर पी को बोलेगा। तो ये तो दोस्तों होना ही चाहिए। जैसे आप स्कूल और कॉलेजेस में भी जो है वो देखते होंगे कि अगर आपको जो है वो डायरेक्ट प्रिंसिपल सर से मिलना है तो प्रिंसिपल सर को मिलने के पहले आपको क्या करना पड़ता है कि जो आपके जो क्लास टीचर है आप उनको दोगे, फिर क्लास टीचर जाके जो है लेटर जो है वो आप क्लास टीचर को दोगे, क्लास टीचर जाके जो है वो जो सुपरवाइज़र है उनको देंगे, सुपरवाइज़र जो है वो फिर प्रिंसिपल के पास जाएगी। तो आप डायरेक्टली प्रिंसिपल से बात जो है वो नहीं कर सकते हो दोस्तों। तो ये तो जो है वो सारे ऑर्गेनाइजेशन में रहना ही चाहिए दोस्तों, इसको स्केलर चेन बोलते हैं। बट इन इमरजेंसी केस मतलब एकदम ही जो है वो ज़रूरी केस आए हुए और यहाँ पे एफ़ को ये पी ये जो बाजू वाला डिपार्टमेंट है, इससे अगर एफ़ को पी से बात करनी है तो उसके लिए जो है वो यहाँ पे हेनरी फयोल ने एक गैंग प्लैंक का जो है वो कंसेप्ट रखा हुआ है जिसको ब्रिज बोलते हैं। तो एफ़ जो है वो इन केस इमरजेंसी केस होगी तो एफ़ जो है वो क्या किससे डायरेक्टली पी से बात कर सकता है, बट इन इमरजेंसी केस। तो ये समझने के लिए दोस्तों ये जो है वो डायग्राम है। तो देयर शुड बी अ स्केलर चेन ऑफ द अथॉरिटी एंड ऑफ द कम्युनिकेशन रेंजिंग फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोवेस्ट लेवल। एक कम्युनिकेशन का लेवल तो रहता ही है हाईएस्ट लेवल से लेके लोवेस्ट लेवल तक। ईच कम्युनिकेशन गोइंग अप और कमिंग डाउन मस्ट फ्लो थ्रू ईच पोजिशन इन द लाइन ऑफ अथॉरिटी। फेल ऑल्सो सजेस्ट द कंसेप्ट ऑफ गैंग प्लैंक, लेकिन फेल ने जो है वो गैंग प्लैंक की कंसेप्ट बनाई है। इट सजेस्टेड दैट द स्केलर चेन कैन बी शॉर्ट circuited in a special cases when rigid following of the scalar chain can get detrimental to the organization. It suggests that the scalar chain can be short सर्किटेड इन अ स्पेशल केसेस। सिर्फ जो है मतलब ये स्केलर चेन शॉर्ट सर्किट का मतलब है दोस्तों कि ये तभी जो है वो फॉलो नहीं हो पाएगी जब जो है वो एक स्पेशल केसेस होगा, व्हेन रिजिड फॉलोइंग ऑफ द स्केलर चेन कैन गेट डिट्रीमेंटल टू द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट, ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे ऑर्डर का मतलब जो है वो किसी को ऑर्डर वगैरह हमको देना नहीं है। तो ऑर्डर मतलब क्या है कि आपकी जो भी चीज़ें हैं वो एक कोई भी जो है वो एक सही ऑर्डर में सही जगह पे जो है वो रखना। दिस प्रिंसिपल रिलेट्स टू द अरेंजमेंट ऑफ द थिंग्स एंड पीपल। अरेंजमेंट करके रखना दोस्तों। सपोज़ आपके स्कूल में जो है वो स्कूल में अगर प्रिंसिपल सर कहाँ पे मिलेंगे आपको, तो आपके प्रिंसिपल के ऑफिस में मिलेंगे। आपके जो स्टाफ टीचर है वो कहाँ मिलेंगे आपको, तो स्टाफ रूम में मिलेंगे दोस्तों। कंप्यूटर कहाँ मिलेगा आपको, तो कंप्यूटर लैब में आपको दिखेगी। लाइब्रेरी कहाँ पे है दोस्तों, बुक्स कहाँ पे मिलेगी आपको पढ़ने के लिए, तो लाइब्रेरी में मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या रखी है, परफेक्ट जगह पे अरेंज करके रखी है। तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में, आपका कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, बिज़नेस हो, तो उस बिज़नेस में जो है वो आपको सही जगह पे जो है वो हर एक चीज़ें रखनी है। मतलब इमरजेंसी केस में सारी कोई भी चीज़ जो है वो मिसप्लेस ना हो, टाइम टू टाइम जो है वो सारी चीज़ें मिल जावे। तो देयर शुड बी अ प्लेस
फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी इन अ प्लेस, देयर शुड बी अ प्लेस फॉर एवरीथिंग। हर एक जगह के लिए जो है वो एक प्लेस होती है, और वो प्लेस एवरीथिंग एंड एवरीथिंग शुड बी अ प्लेस, और सारी जगह जो है वो सारी चीज़ें जो है वो जगह पे होनी चाहिए। लाइकवाइज राइट मैन शुड बी अ राइट प्लेस। इसके अलावा जो आदमी, मतलब समझो कोई आदमी जो है वो सीए है, चार्टेड अकाउंटेंट है, तो चार्टेड अकाउंट को हम लोग मार्केटिंग का काम नहीं दे सकते, तो उसको क्या देना पड़ेगा, एक फाइनेंस का ही डिपार्टमेंट जो है वो देना पड़ेगा। मार्केटिंग में कोई किसी ने एमबीए करके आया है तो मार्केटिंग का स्पेशलिस्ट है, तो उसको जो है हम लोग क्या करेंगे, मार्केटिंग के डिपार्टमेंट, मतलब जो जिसके लिए कैपेबल है वो सारी चीज़ें जो है वो उस ऑर्डर में उस जो है वो जगह पे जो है आपको रखनी है। बिगर द ऑर्गेनाइजेशन मोर डिफिकल्ट द ऑर्डर। लेकिन बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है दोस्तों, ये ऑर्डर का जो है फॉलो करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ये अगर नहीं करते हैं हम लोग तो क्या हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो डिक्लाइन हो सकता है, या फिर जो है वो उसको वो लॉस में आ सकता है। ऐसी सारी चीज़ें होने के चांसेस होते हैं। तो आई होप कि यू अंडरस्टूड ऑर्डर। नेक्स्ट वन इज़ इक्विटी। सो दोस्तों, इक्विटी वगैरह जो है वो, ये सारी चीज़ें जो है वो, इक्विटी एंड इक्वालिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग बचपन से सुनते आए हुए हैं। तो ये डिस्कस करने के पहले यहाँ पे देखो एक पिक्चर दी गई है, और इस पिक्चर में जो है वो इक्विटी एंड इक्वालिटी का मतलब जो है आप समझ लो। आपको ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो फॉलो तो करनी है आपको पूरी तरह से इक्विटी एंड इक्वालिटी। दैट मीन्स आपको कोई भी जो है, किसी से भी जो है वो, कोई भी एम्प्लॉयज़ हो, आपके सबॉर्डिनेट्स हो, उनसे जो है वो आपको क्या करना नहीं है, किसी भी तरह का भेदभाव, किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है। सारे किसी का कास्ट कुछ भी हो, क्रीड हो कोई भी, देन किसी जेंडर के ऊपर, सपोज एक मेल एंड फीमेल ऐसे जो है वो दोनों कंपनी में आपके जॉब के लिए है, और मेल को जो है आप ज़्यादा काम तो एक ही कर रहे हैं, बट मेल को आप ज़्यादा सैलरी दे रहे हो और फीमेल को जो है वो कम सैलरी दे रहे हो, तो क्या हो सकता है दोस्तों, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन आप क्रिएट कर रहे हो, आप इक्विटी मेंटेन नहीं कर रहे हो कंपनी में, आपके ऑर्गेनाइजेशन में। तो आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये इक्विटी एंड इक्वालिटी दोनों चीज़ें जो है वो क्या होनी चाहिए, बैलेंसिंग जो है वो होनी चाहिए दोस्तों। आप दोनों चीज़ें जो है वो, मैनेजर जो भी है वो, मैनेजर को मैनेजमेंट में ये चीज़ें फॉलो ही करनी है। तो यहाँ पे देखो इक्वालिटी क्या है दोस्तों, कि ये तीन लोगों को जो है वो क्या देखनी है, कोई गेम देखना है, गेम में जो है वो तीनों का हाइट अलग अलग है, और तीनों को क्या दिया हुआ है, एक ही तरह का जो है वो दिया हुआ है, टेबल्स दिए हुए हैं वो मैच देखने के लिए, लेकिन उसका फ़ायदा कौन उठा पा रहा है, सिर्फ दो लोग उठा पा रहे हैं, ये तीसरा जो छोटा बंदा है ये वो नहीं उठा पा रहा है। लेकिन इक्विटी क्या है दोस्तों, तो यहाँ पे इसकी, ये जो टॉल इंसान है इसकी हाइट तो है ज़्यादा, तो ये देख सकता है, तो ये छोटा बंदा ये यहाँ पे नहीं दे सकता है, तो उसके लिए जो है वो दो टेबल जो है वो यहाँ पे दिए हुए हैं। मतलब जिसको, अगर कोई कमज़ोर है तो उसके लिए जो है वो चीज़ें दे देना, और उसको जो है उसकी ग्रोथ करना, दैट इज़ मीन इक्विटी। तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस। क्या है इक्विटी, क्या है, एक कॉम्बिनेशन है किसका, जस्टिस का, न्याय का, और काइंडनेस का। काइंडनेस हम लोग उसकी फिक्र कर रहे हैं। इक्विटी इन अ ट्रीटमेंट एंड बिहेवियर इज़ लाइक बाय एवरीवन। इक्विटी क्या है कि आपको जो है वो ऐसी ट्रीटमेंट देना है, ऐसे बिहेव लोगों से करना है कि सबसे एक जो है वो, एक तरह का बिहेवियर आपका जो है वो, सबसे जो है आप जो है वो प्यार से रहो, सबसे जो है वो फ्रेंडली रहो, ये सारी चीज़ें जो है वो आपको सिखाती है। इट ब्रिंग्स लॉयल्टी टू द ऑर्गेनाइजेशन। इससे क्या मालूम पड़ती है, ऑर्गेनाइजेशन की लॉयल्टी जो है वो समझ में आती है। इट्स एप्लीकेशन रिक्वायर्स गुड सेंस, एक्सपीरियंस एंड गुड नेचर। इससे क्या मालूम पड़ता है कि ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों का सेंस अच्छा है, वो लोगों का एक्सपीरियंस अच्छा है, और उनका नेचर सारे लोगों का कैसा है, अच्छा है। नेक्स्ट वन इज स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर। टेन्योर मतलब क्या है दोस्तों, कि एक पीरियड, एक जो है वो समय, एक पीरियड, मतलब पीरियड मान लो कि आप लोग कोई कंपनी में जॉब पे जा रहे हो, और 2 महीना आप और उस ऑर्गेनाइजेशन में या फिर उस कंपनी में, कंपनी ने आपको 2 महीना ही काम पे रखा, और 2 महीने के बाद, 3 महीने के बाद बोलती है कंपनी कि नहीं अभी आपकी ज़रूरत नहीं, आप जा सकते हो। तो ऐसा दोस्तों जो है वो नहीं चलेगा। आपके ऑर्गेनाइजेशन में, आपके मैनेजमेंट में, आपके अंडर में अगर कोई आ रहा है बंदा, एम्प्लॉय है, तो उसको जो है वो आपको जो है वो कम से कम टाइम में जो है वो, शॉर्ट पीरियड में, मतलब 3 या 4 महीने में आपको जो है उसको निकालना नहीं है। तो उसको जो है वो अच्छी ट्रेनिंग देनी है, अच्छा जो है वो कंपनी से रिलेटेड, ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड जो भी चीज़ें है उसको आपको सिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसको एक जॉब की सिक्योरिटी आपको देनी पड़ेगी। तो उससे क्या होगा, आपके कंपनी की, आपके ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी, आपकी कंपनी की ग्रोथ होगी, और उस एम्प्लॉय की भी जो है वो ग्रोथ होएगी।
तो नो एम्प्लॉय शुड बी रिमूव विद इन शॉर्ट टाइम, आपको शॉर्ट टाइम में जो है वो कोई भी एम्प्लॉय को क्या करना नहीं है, निकालना नहीं है। दे शुड बी रीजनेबल सिक्योरिटी जॉब, उसको क्या मिलनी चाहिए, एक रीजनेबल सिक्योरिटी जॉब मिलनी चाहिए। अननेसेसरी टर्नओवर इज़ बैड फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, अगर ये अननेसेसरी टर्नओवर आप जो है वो करते हो तो ये क्या है, आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही बैड इफेक्ट है। कल जाके जो है वो एम्प्लॉय जो है वो तीसरे जगह पे जाके जो है बोल सकता है ये कंपनी ने मुझे निकाल दिया, तो ये आपके ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, रेपुटेशन खराब हो सकता है। स्टेबिलिटी इन टेन्योर इज इम्पोर्टेंट टू गेट एम्प्लॉयज accustomed to new work and success in doing well, तो उससे क्या मिलता है, उस एम्प्लॉय को एक न्यू वर्क जो है मिलेगा और उसको जो है वो अच्छे से वो काम भी जो है वो कर पाएगा। तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, आप मैनेजमेंट में जो है वो ये सब सवाल, ये चीज़ आपको जो है वो फॉलो करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इज़ इनिशिएटिव। What is mean by initiative? Managers should encourage their subordinates to take initiative within the limits of the authority and discipline. तो आपके अंडर में, आप मैनेजर हो, आपके अंडर में जो है वो जो सबॉर्डिनेट्स है उनको इनिशिएटिव जो है वो देना चाहिए। उनके मन में कोई आइडिया है, उनके मन में जो है वो कुछ नया प्लान वगैरह है, तो उनको एक अथॉरिटी देके और एक थोड़ा सा डिसिप्लिन में जो है वो लेके आपको क्या करना पड़ेगा, उनको जो है वो आप एक इनिशिएटिव दे सकते हो सकता है उससे आपकी जो है वो कंपनी का जो है वो बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। आपको जो है वो आपकी कंपनी की उस इंसान की वजह से जो है वो आपकी कंपनी की ग्रोथ हो सकती है। इनिशिएटिव इज़ कंसर्न विद अ थिंकिंग आउट एंड एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्लान, किसी ने जो है वो सोचा है और वो जो है वो, और किसी ने कुछ प्लान सोचा है, आपके सबॉर्डिनेट्स ने अगर अच्छा प्लान सोचा है और उस प्लान की वजह से जो है वो आप क्या कर सकते हो, उसके ऊपर उस प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हो, और एग्जीक्यूट करके जो है वो आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। इट इनकरेजेस एनर्जी एंड जील, इससे क्या हो सकता है, आपके मैनेजर की जो है वो एनर्जी, मतलब जो आपके सबॉर्डिनेट्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ सकती है, उनके जो है वो उनके काम में जो है वो बदलाव आ सकता है, और उससे क्या हो सकता है, आपका भी जो है वो ग्रोथ होएगा, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का भी जो ग्रोथ होएगा, और मैनेजमेंट जो है वो बहुत अच्छे से चल सकता है। तो दैट इज़ अ इनिशिएटिव। हियर लास्ट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दैट इज स्पिरिट द कॉज। सो दोस्तों स्पिरिट ये जो है वो एक स्पिरिट, दैट मीन्स आपको पता है कि आप टीम स्पिरिट नाम का जो है वर्ड सुने होंगे, टीम स्पिरिट। तो आपकी कंपनी में जो है वो, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो आपको एक टीम बन के जो है वो काम करना पड़ेगा। तो आपको पता ही है दोस्तों, अगर जितना आप टीम से काम करते हो तो उतना ही जो है वो क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन जो अच्छा चलता है। हम लोग अपनी कॉलेज का ही एग्जांपल ले लेते हैं दोस्तों। तो देखो यहाँ पे जो है वो सपोज प्रिंसिपल सर है, तो प्रिंसिपल सर ही जो है वो सब कुछ जो है वो आपको सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते, सारी चीज़ें नहीं दे सकते हैं। यहाँ पे क्या है, उनके 10 से 20-25 टीचर्स है, और उसके बाद जो है वो टीचर्स है, बाद में टीचिंग स्टाफ एंड नॉन टीचिंग स्टाफ है, और ये सारी लोगों की वजह से जो है वो क्या कर पाते हैं, वो अपना मैनेजमेंट अच्छे से कर पाते हैं, अपने स्कूल को, अपने कॉलेज को जो है अच्छे से संभाल पाते हैं। तो क्या है, दिस इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द यूनियन इज स्ट्रेंथ। ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ है, मतलब जो आप यूनिटी से रहोगे तो आपका उसमें ही जो है वो सबसे बड़ी आपकी जो है वो ताकत है। द मैनेजर मस्ट एनकरेज स्पिरिट द कॉर्प्स अमॉन्ग हिज एम्प्लॉय। मैनेजर को क्या करना पड़ेगा, स्पिरिट द कॉर्प्स जो है वो मेंटेन करके रखना पड़ेगा उनके एम्प्लॉयज़ के बीच। एवरी एम्प्लॉय इन द ऑर्गेनाइजेशन मस्ट कंसिडर हिम एज अ पार्ट ऑफ द टीम। हर एक ऑर्गेनाइजेशन को लगना चाहिए कि वो क्या है, वो पूरे टीम का, उस ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो टीम का है, एक हिस्सा है, एक पार्ट है। एंड ट्राई टू अचीव द टीम गोल बिकॉज टीम कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो हर एक को जो है वो, जो भी आपके ऑर्गेनाइजेशन में है, ट्राई टू अचीव टीम गोल, तो उनको जो है वो टीम का जो है वो, मतलब सारी टीम को जो है एक टारगेट, एक गोल देना पड़ेगा, जिससे क्या हो सके, बिकॉज टीम कंट्रीब्यूशन इज ऑलवेज बेटर देन इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन। तो टीम कंट्रीब्यूशन जो है वो सबसे बेटर होता है इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन से। सो वी here we discuss all the principles of management.
पहले तो हम लोग ने 7 प्रिंसिपल्स पिछले वीडियो में कर लिए थे। आज दोस्तों 7 प्रिंसिपल्स मैंने बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो है वो समझा दिया। आप होप कि सबको जो है वो आपको ये वीडियो देखने के बाद जो है वो सारे प्रिंसिपल्स समझ में आए होंगे। आपको जो है वो आपकी वर्कशीट के लिए जो है वो यही काम है, आपको ये सारे के साथ प्रिंसिपल्स अच्छे से याद कर लेना है, उसका एक्सप्लेनेशन याद कर लेना है, उसको लिख भी लेना है आपको। तो आज हम इतना ही जो है वो वीडियो में देखते हैं और पूरे 14 के 14 प्रिंसिपल्स आप फिर से जो है वो याद करोगे, ऐसी मैं उम्मीद रखता हूँ। थैंक यू।